पारंपरिक डॉक्टर बीमारी के बारे में बात करते हैं और प्राकृतिक डॉक्टर सेहत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा ही सेंसिटिव है। हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटें, बीमारियों का गणित, सेकंड एपिसोड। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बीमारियों का गणित, कि बीमारियों का कैसा अनोखा गणित है जिसमें लोग अक्सर फंसते हैं। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ 1975 के उस जमाने में, जहाँ हम दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में से दूसरे नंबर की बड़ी कंपनी मर्क की बात करेंगे। उस कंपनी के सीईओ का नाम था हेनरी गॉटसन। जी हाँ, हेनरी गॉटसन। उनका कहना था कि उनके मन में एक ही दुख है कि दुनिया में ओनली पेशेंट ही उनकी कंपनी द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। वे उस दिन का सपना देख रहे थे जब वे दुनिया के स्वस्थ लोगों को भी अपने प्रोडक्ट बेच सकेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि वे चाहते थे सारी दुनिया बीमार पड़ जाए या ना भी पड़े, लेकिन उनके प्रोडक्ट हमेशा बिकने चाहिए। जैसे कि च्युइंगम दुनिया में हर आदमी से चबाना पसंद करता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, बीमार हो या स्वस्थ हो। इसी तरह दुनिया की सभी दवा कंपनियां यही चाहती हैं कि उनकी दवाएं दुनिया के सभी लोग बार बार लें। यह प्रमाणित करने के लिए मैं आपके साथ कुछ उदाहरण शेयर करता हूं। मान लेते हैं कि आपको नींद नहीं आ रही, भले इसका कारण कुछ भी हो, लेकिन अगर आप नींद लाने की दवा खा लेते हैं और कंटिन्यूसली इसका अभ्यास जारी रखते हैं तो कुछ समय बाद यह नौबत आ जाती है कि आपको नींद की दवा खाए बिना नींद नहीं आती। इसी प्रकार यदि आप डिप्रेशन है तो कुछ दिन तक डिप्रेशन की दवा खाने का प्रभाव ऐसा होगा कि आप उन गोलियों को ना खाने पर स्वयं को डिप्रेशन से गिरा पाएंगे। ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में कोई कमी सी है। इसी प्रकार यदि आपको डायबिटीज़ की शिकायत नहीं है और फिर भी आप डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए डायबिटीज़ की दवा लेते हैं तो कुछ ही दिनों में आप इस पर डिपेंड हो जाएंगे। ये सब कोरे किस्से नहीं है। हाँ, ये सब कोरे किस्से नहीं हैं। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन नामक एक बड़ी कंपनी डॉक्टरों को कंटिन्यूसली लगभग 20 साल तक रिश्वत देती रही ताकि उनकी दवाएं अधिक से अधिक स्वस्थ लोगों को दी जाए। पॉसिबिलिटीज ये है कि वे जानते थे उनकी दवाएं यदि स्वस्थ लोगों को भी दी जाएंगी तो कुछ ही दिनों में बहुत से लोग उन पर डिपेंड हो जाएंगे। उनकी दवाइयों के बिना लोगों का काम नहीं चलेगा, इससे उनका धंधा बहुत अच्छा चलेगा। पूरे 20 साल बाद उनका यह दुष्कर्म पकड़ में आया। 20 जुलाई 2010 में लोगों को इस बात का पता चला और इस वजह से कंपनी को 16,000 करोड़ रुपए, जी हाँ दोस्तों, 16,000 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ा। सवाल यह पैदा होता है, क्या केवल जुर्माना भर देने से ही वे उस नैतिक अपराध से मुक्त हो गए जो उन्होंने मानव जाति के प्रति किया था? केवल यही एक उदाहरण नहीं है जब दवा कंपनियों ने अपने लाभ कमाने के उद्देश्य को सबसे आगे रखते हुए बाकी दूसरे फैक्ट्स और कर्तव्यों को नकार दिया हो। उनका किसी की भी सेहत से कोई लेन देन नहीं है। वे केवल पेशेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं और डिजीज को। वे चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग बीमार पड़ें और आजीवन रोगों की चपेट में रहें। इसी में तो इनका लाभ है, प्रॉफिट है। कंपनियां चलेंगी तो वे मालामाल होंगे। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कुछ रोगों के विषय में बात करता हूँ आपसे, जैसे कि डायबिटीज है। 1997 तक यह माना जाता था कि फास्टिंग ब्लड शुगर यदि 140 mg/dl से ऊपर है तो आप डायबिटिक हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप डायबिटिक हो सकते हैं नहीं, लेकिन 1997 में WHO ने इसे रिवाइज करने के लिए एक कमेटी का गठन किया, एक्सपर्ट कमेटी ऑन डायग्नोसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज़। इस कमेटी ने यह रिपोर्ट दी कि इसे 140 mg/dl से कुछ कम कर दिया जाए और इसके बाद इसे 124 mg/dl कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि रातों रात कुछ लोग जो कल तक डायबिटीज़ के मरीज नहीं थे, आंसू पे कवर पड़ते ही डायबिटीज़ के मरीज बन गए। कुल मिलाकर दुनिया के 14% लोग जो डायबिटिक नहीं थे वे डायबिटीज़ के घेरे में आ गए। गौरतलब है कि WHO ने 17 लोगों की जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी उनमें से 16 लोग डायबिटीज़ की दवाइयाँ बनाने वाले कंपनियों के एजेंट, एडवाइज़र और स्पीकर थे। और उनमें से कई तो उनके साइंटिस्ट भी थे जिन्हें बाकायदा कंपनी की ओर से सैलरी दी जाती थी। उन कंपनियों के नाम कुछ इस तरह से हैं: एवेंटिस फार्मास्यूटिकल्स, ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब, एली लिली, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, नोवार्टिस, मर्क और फाइजर। ये तो बात रही डायबिटीज़ की। अब सोचा गया कि जिनका फास्टिंग शुगर 126 mg/dl से कम है उन्हें कैसे इसके घेरे में लाया जाए। समझ रहे हैं आप? तब एक नया ही टर्म लॉन्च किया गया जिसे नाम दिया गया प्री डायबिटिक। जी हाँ दोस्तों, प्री डायबिटिक यानी डायबिटीज़ से पहला स्टेप। और यह बोला गया कि डायबिटीज़ से पहले फास्टिंग ब्लड शुगर यदि 124 mg/dl से कम है
तो उसे प्री डायबिटिक कहेंगे। यानी कि अब कुछ और लोग इस घेरे में आ गए, यानी कि कल तक जो लोग डायबिटिक नहीं थे वे भी प्री डायबिटिक टर्म के हिसाब से डायबिटिक हो गए। जी हाँ दोस्तों, एक और डिजीज हाइपरटेंशन। ऐसा ही कुछ हाइपरटेंशन के साथ भी हुआ। 1997 में WHO ने एक पैनल बैठाया गया जिसके मुखिया डॉक्टर अल्बर्टो जेंचिटो थे। इनकी मदद से 11 लोगों की कमेटी का गठन किया गया जिनका काम था कि 1997 तक सिस्टोलिक हाइपरटेंशन की सीमा को 160 mmHg से बढ़ाकर 140 mmHg कर दिया जाए और डायस्टोलिक हाइपरटेंशन जो 100 mmHg था उसे 90 mmHg कर दिया जाए। यानी कि रातों रात 35% लोग जो कल तक हाइपरटेंशन के शिकार नहीं थे आज अचानक हाइपरटेंशन के मरीज बन गए। इस कार्य को अंजाम देने वाले उन 11 लोगों के बारे में पता किया तो पता चला कि उनमें से 9 लोग या तो हाइपरटेंशन की दवाइयां बनाने वाली कंपनी के प्रवक्ता, सलाहकार या वैज्ञानिक हैं या किसी न किसी रूप से इससे जुड़े हैं। यह रिपोर्ट मेरी नहीं, द जर्नल ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन द्वारा जारी की गई। सवाल यह पैदा हुआ कि जिनका ब्लड प्रेशर 140 mmHg से कम है उन्हें घेरे में कैसे लें। उसी कमेटी ने एक नए टर्म को यह नाम दिया, प्री हाइपरटेंशन। यह तय किया गया कि जिनका सिस्टोलिक बीपी 120 mmHg से ऊपर है और डायस्टोलिक बीपी 80 mmHg से ऊपर है उन्हें प्री हाइपरटेंशन कह देंगे। ऐसा होने के बाद सेटल टाइम्स अखबार के अनुसार दुनिया की आधी से ज़्यादा जनसंख्या या तो हाइपरटेंशन का शिकार हो गई या फिर प्री हाइपरटेंशन के घेरे में आ गई। ठीक इसी तरह अब हम कोलेस्ट्रॉल की बात कर लेते हैं। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल 1998 तक कोलेस्ट्रॉल 240 Hg/dl से ऊपर चले जाने से हाई कोलेस्ट्रॉल माना जाता था। लेकिन 1998 में WHO ने टेक्सास कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस स्टडी नामक पैनल बनाया। इस पैनल का काम था कि कोलेस्ट्रॉल लेवल के मापदंडों को नए सिरे से प्रस्तुत करना। इसी साल 1998 में कोलेस्ट्रॉल लेवल के मापदंड को 240 mg/dl कर दिया गया और यह घोषित कर दिया गया कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 mg/dl से ऊपर है वे हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार माने जाएंगे। 56% लोग जो आज तक स्वस्थ थे अब तक स्वस्थ थे वे मापदंड बदलते ही रातों रात हाई कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित हो गए। एक स्वस्थ इंसान कैसे बीमार बना। ऑस्टोपोरोसिस। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से ऑस्टोपोरोसिस का मामला है। 2003 में WHO ने एक नया पैनल नेशनल ऑस्टोपोरोसिस फाउंडेशन बैठाया। इस पैनल को भी ऑस्टोपोरोसिस के मापदंडों पर फिर से विचार विमर्श करने को कहा गया। 2003 से पहले 2.5 से कम टी स्कोर वाले को ऑस्टोपोरोसिस का मरीज बताया जाता था, लेकिन 2003 में इस पैनल ने टी स्कोर का लेवल 2.5 से घटाकर 2.0 कर दिया, जिससे लगभग 85% अन्य लोग भी ऑस्टोपोरोसिस के घेरे में आ गए। इस तरह अधिकतर रोगों की सीमा रेखा को कम कर दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरीज बन जाएं। और बताने की आवश्यकता नहीं कि मरीजों से केवल अस्पतालों, फार्मास्यूटिकल कंपनियों और उनसे जुड़े लोगों को ही फायदा होता है। अब हम जरा समझ लें कि बीमारियों की गाइडलाइंस बनती कैसे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। 1948 में यूएनओ ने WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की, जिसका काम था दुनिया में स्वास्थ्य से जुड़ी संस्थाओं और नियमों को स्थापित करना और उन्हें एक बेहतर स्थिति तक पहुंचाना। दुनिया में जिन जिन रोगों से अधिक लोग मर रहे हैं WHO उन पर रिसर्च करती है। फिर कुछ चुनिंदा मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, टोरंटो यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एटसेट्रा से डेटा और फीडबैक लेती है कि कौन सी बीमारी अधिक घातक सिद्ध हो रही है। इस फीडबैक के आधार पर एक पैनल बनाया जाता है। अक्सर ये पैनल्स दवा कंपनी द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं, यानी कि पैनल के सदस्य इन दवा कंपनी के कर्मचारी होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पैनल द्वारा तैयार की गई गाइडलाइन चाहे वह हाइपरटेंशन की हो या कोलेस्ट्रॉल की या फिर ऑस्टोपोरोसिस की, वे हमेशा दवा कंपनियों के हक में ही होते हैं। एक बार गाइडलाइंस के बन जाने पर इन्हें डॉक्टरों तक पहुंचाने का काम यानी पोस्टमैन बनने का काम दवा कंपनियों के मेडिकल एजेंट करते हैं या इन्हें आए दिन आयोजित होने वाली मेडिकल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व भर में प्रचारित किया जाता है और फिर डॉक्टर इन्हें मरीजों तक यानी आप तक पहुंचाते हैं। डॉक्टरों और WHO के बीच होती है दवा कंपनियां और दवा कंपनियों का एक ही मकसद होता है और वो है प्रॉफिट कमाना। अगर आप चाहते हैं कि आपको असलियत पता चले तो डॉक्टरों, दवा कंपनियों और नई गाइडलाइंस को बीच से हटाकर विश्वसनीय यूनिवर्सिटी से सीधे जोड़ने की कोशिश करें। आप जानने की कोशिश करते हैं कि बीमारियों का खेल होता कैसे है, किसी बीमारी को तैयार करके कैसे बढ़ावा दिया जाता है, दवा कंपनियों को डॉक्टरों से संबंध क्या है। टॉपिक पहला ये है, दवा कंपनियां सलाहकार और वक्ताओं के तौर पर डॉक्टरों को बुलाती हैं। सेकंड पॉइंट, डॉक्टरों के रिसर्च को प्रायोजित व प्रकाशित करने में दवा कंपनियां मदद करती हैं। डॉक्टरों द्वारा दवा कंपनियों की सलाह कैसे होती है। नई दवाओं के प्रयोग में उनकी मदद करते हैं, मार्केटिंग के मामले में उन्हें सलाह देते हैं, अन्य विशेषज्ञों ने दवाओं की लॉन्चिंग में सहायता देते हैं और FDA से उन नई दवाइयों की मंजूरी लेने के लिए भी कंपनियों की मदद करते हैं। कुछ डॉक्टरों का पैसा भी इन कंपनियों में लगा होता है, इसलिए वे भी समय समय पर सलाह और मदद देते रहते हैं।
बीमारी को परिभाषित करना हो तो कैसे करते हैं? देखिए, दवा कंपनी एक मीटिंग प्रायोजित करती है जहाँ विशेषज्ञ बीमारियों की नई परिभाषा देने के लिए तैयार रहते हैं। पहले से स्थापित बीमारियों को फिर से परिभाषित किया जाता है और विशेषज्ञ इनके उपचार के लिए गाइडलाइंस लिखते हैं, जिनके माध्यम से अन्य चिकित्सकों को बताया जाता है, डॉक्टर्स को बताया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दवाओं का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए। बीमारी का प्रचार करना हो तो कैसे करते हैं? देखिए, गाइडलाइंस लिखने वालों सहित कंपनी विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट भी चिकित्सकों को बीमारी की नई परिभाषाओं से जुड़ी जानकारियां से अवगत कराते हैं। जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको बीमारियों का यह गणित समझ में आ गया होगा और आप जान गए होंगे कि कैसे आपको 2 दुनिया 8 के इस प्रपंच में हमेशा के लिए फंसा दिया जाता है और आप इसमें फंस कर रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक गोल्डन स्टेटमेंट, बड़ा ही लकड़ी चाहता है और डॉक्टर बीमारी। देखिए दोस्तों, आप आए दिन एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए फनी जोक्स और भी बहुत कुछ शेयर करते रहते हैं। धर्म के नाम पर भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, लेकिन ये जो कंटेंट है ना किसी धर्म और जाति विशेष पर नहीं है और ये जनरल अवेयरनेस भी एक सेंसिटिव टॉपिक भी है। तो मैं चाहूँगा कि लोगों को अवेयर करने के लिए प्लीज़ ये कंटेंट तो शेयर कर ही देना। मेरे लिए नहीं, ना सिर्फ अपने लिए, जनता की भलाई के लिए भी कंटेंट शेयर कर ही देना। और मैं अंकित आपके सपनों को पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ। और हाँ, हर बार की तरह एक बार फिर से आप सभी का प्रेम पूर्वक हृदय के अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।